शुरू करें। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अडानी के मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। वो फैसला जहां एक और सराहनीय फैसला है, अडानी की घोटाले की 6 सदस्यीय समिति बनाकर जांच कराने का फैसला है। उस समिति में पूर्व न्यायाधीश को शामिल करके जांच कराने का फैसला है। वहीं दूसरी तरफ यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर जोरदार तमाचा है। 140 करोड़ लोगों ने चुनकर भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया। पूरा विपक्ष एक स्वर में मांग कर रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है अडानी घोटाला, कॉर्पोरेट जगत का सबसे बड़ा घोटाला है अडानी घोटाला। LIC में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, SBI में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है। प्रधानमंत्री जी, JPC से जांच कराइए। पूरे सदन के सत्र के दौरान हम लोग एक ही मांग करते रहे, लेकिन एक कहावत हमने सुनी थी कि रोम जल रहा था, नीरव बंसी बजा रहा था। करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा था, अडानी का महाघोटाला सामने आया था और नरेंद्र मोदी जी जांच कराने से भाग रहे थे, जांच कराने के लिए तैयार नहीं थे, JPC बनाने के लिए तैयार नहीं थे। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण बहुत ही साफ है, जो पहले दिन से मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार अडानी के साथ मिलकर देश की संपत्तियों को नीलाम कर रही है, औने पौने दामों में बेच रही है। मोदी जी ने अडानी को कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया। यानी अगर पाताल में चले जाइए तो कोयला और गैस अडानी को दे दिया, आकाश में चले जाइए तो जहाज अडानी को दे दिया, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ अडानी को दे दिया, सब कुछ अडानी को दे दिया। और इतना ही नहीं रुके, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया। जब घाटा होने लगा व्यवसाय में तो 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। और उस अडानी ने क्या किया? अपने भाइयों के साथ मिलकर सैकड़ों फर्जी कंपनियां पूरे देश में और दुनिया में खोलने का काम किया। सैकड़ों फर्जी कंपनियां तमाम टैक्स हेवन कंट्रीज में, मॉरिशस और कैरेबियाई देशों में खोलने का काम विनोद अडानी ने किया, जो इसका भाई है अडानी का। और अकेले मॉरिशस का मैं बता रहा हूं, अकेले मॉरिशस एक पते पर 6 फर्जी कंपनियां खोली गई। उन 6 फर्जी कंपनियों की आमदनी का जरिया क्या है मालूम नहीं, लेकिन उन 6 कंपनियों के माध्यम से भारत में अडानी की कंपनी में 42,000 करोड़ रुपए लगाया गया। 42,000 करोड़ रुपए। क्या कर रही थी सेबी जब यह काला धन लग रहा था? क्या कर रही थी ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा था जब यह काला धन अडानी की कंपनियों में लग रहा था? सेबी इसलिए कार्रवाई नहीं कर पाती क्योंकि सेबी में अडानी का समधी बैठा हुआ है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आपने सेबी से भी जांच की रिपोर्ट मांगी है, कम से कम उसके रिश्तेदार को उसमें शामिल ना किया जाए। वो रिश्तेदार अगर जांच करेगा तो कैसी जांच रिपोर्ट बना के देगा, यह समझा जा सकता है। क्योंकि सेबी तो खामोश रही है। अनाप शनाप पैसे दुनिया के देशों से काला धन हजारों लाखों करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में आ रहा था, सेबी देख नहीं पाई। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे नजर रखने की जिम्मेदारी तो सेबी की है।
क्योंकि वहां पर हो रहे किसी घोटाले घपले को देखने की जिम्मेदारी सेबी की है। अगर शेयर ओवर वैल्यू हो रहा था, मुनाफा ना होने के बावजूद शेयर के दाम अचानक बढ़ रहे थे, तो सेबी ने क्यों उस समय जांच नहीं की? एलआईसी का करोड़ों रुपए डूब गया, हजारों करोड़ रुपए डूब गया। एसबीआई ने हजारों करोड़ का कर्जा दे रखा है। आज जिन लोगों का पैसा एलआईसी में बुढ़ापे के पेंशन के लिए, बीमारी के लिए, बेटी की शादी के लिए लगा है, वो सारे लोग चिंतित हैं। जिन लोगों ने एसबीआई में पैसा जमा कर रखा है, वो सारे लोग चिंतित हैं। और बैंक मोदी जी डुबाना चाहते हैं, इसका एक ही प्रमाण है कि इन्होंने कहा है भले ही आपका करोड़ों रुपए बैंकों में जमा हो, लेकिन नया कानून मोदी जी ने बना दिया, वापसी सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेगा। भले ही बेटी की शादी के लिए आपने 20 लाख जमा किया हो, बेटी की शादी की तारीख आ गई, बैंक डूब गया, तो मोदी जी सिर्फ आपको 5 लाख रुपए देंगे और कहेंगे अपना रास्ता नापो। यह कानून बन गया, नया कानून बन गया। कोई भी बैंक डूब जाए, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि अपने दोस्त को उन्होंने अनाप शनाप फायदा पहुंचाया है, देश के बैंक डूबेंगे, देश के बैंक डूबेंगे। नया कानून कहता है 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इसलिए यह जो फैसला है, यह भारत की सरकार के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के लोगों का गर्दन दबाने के लिए तो करते हो मोदी जी, अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए उन सारी जांच एजेंसियों को काल कोठरी में बंद कर देते हो, उस पर कार्रवाई नहीं करते हो। यह भी पूरे देश ने देखा। हमारी जेपीसी की मांग, सदन में आवाज उठाना या सदन की प्रक्रिया में आवाज उठाने का मौका न मिलने पर सदन पे नारे लगाना और बाधित करना 100% सही था। यह बात आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गई। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, यह कॉरपोरेट जगत का और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में उनके मित्र अडानी ने किया है। इसकी जांच की परतें खुलनी चाहिए। और जेपीसी की जो हमारी मांग है, क्योंकि सदन सर्वोच्च है, पार्लियामेंट सर्वोच्च है, जेपीसी की जो हमारी मांग है, उस जेपीसी के माध्यम से जांच होगी तो बहुत सारे और सच और तथ्य सामने आने में मदद मिलेगी। पहली बात तो यह अडानी को लेकर मामला था। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो स्वागत योग्य फैसला है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के नाम से। वो है चुनाव आयोग के गठन की प्रक्रिया को निर्धारित करने का फैसला। अब प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे चुनाव आयोग में कौन बैठेगा। आप बताइए, चुनाव आयोग तब तक इंतजार करता है जब तक प्रधानमंत्री जी की रैलियां ना हो जाएं, योजनाओं की घोषणाएं ना हो जाएं। चुनाव आयोग तब तक इंतजार करता है जब तक गृह मंत्री जी की रैलियां और सभाएं ना हो जाएं। और यह सब कुछ देखकर चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हैं। यानी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लंबे समय से आवाज उठ रही थी। और आज ये जो फैसला आया है कि लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का एक मेंबर होगा, प्रधानमंत्री जी स्वयं होंगे और मुख्य न्यायाधीश जी होंगे, वो लोग मिलकर चुनाव आयोग का गठन करेंगे। ये एक अच्छा बेहतरीन फैसला है और इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कायम रखने में, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में, भारत के संविधान को मजबूत करने में मदद मिलेगी। आपके कोई प्रश्न हो? आपने जेपीसी की मांग को लेकर बोला, तो क्या इसमें से संतुष्ट आप लोग नहीं है? जेपीसी की मांग को लेकर सदन के अगले सत्र में जो 13 तारीख से शुरू हो रहा है उसमें भी आवाज उठाते रहेंगे? देखिए, जेपीसी की मांग जो है वो पार्लियामेंट की मांग है, पार्लियामेंट के सदस्यों की मांग है। जेपीसी की मांग से सुप्रीम कोर्ट की जांच में कोई अंतर नहीं आएगा। जेपीसी तो पार्लियामेंट की होती है,
भाई एक ही चीज, एक ही घोटाले की जांच सीबीआई भी करता है, ईडी भी करता है। ये तो मोदी जी ने सिखाया है। तो इतना बड़ा महाघोटाला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी जांच करे और जेपीसी भी जांच करे। अरे अब तो शर्म करके जेपीसी बना दो, अब क्या दिक्कत है भाई? अब तो शर्म करके जेपीसी बना दो, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। तो ऐसा नहीं है कि जेपीसी बनाने का या जेपीसी के गठन करने की कोई प्रक्रिया इस फैसले से बाधित होगी, कतई बाधित नहीं होगी। आज प्रधानमंत्री जी चाहे जेपीसी बना सकते हैं। ये जो नई कमेटी बनाई गई है, क्या इसके बाद विपक्ष के तमाम जो सवाल थे सीईसी को लेके और इलेक्शन कमीशन को के रोल को लेके वो खत्म हो जाएंगे, या फिर सीबीआई डायरेक्टर का भी अपॉइंटमेंट इसी तरह की कमेटी से होता है, वहां भी आपके सवाल बरकरार रहते हैं? देखिए ऐसा है कि जो सरकारी नियंत्रण था, यानी सरकार जिसको चाहती थी बिठाल देती थी चुनाव आयोग में, कम से कम इस फैसले से वो बात खत्म होगी। अब इसमें विपक्ष भी शामिल हो गया और मुख्य न्यायपालिका भी शामिल हो गई, मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं जो एक सरकारी नियंत्रण था चुनाव आयोग के गठन में, वो खत्म होगा इससे। विपक्षी एकता की मांग फिर से उठी है। बीते दिन चेन्नई में तमाम विपक्षी दलों के जुटे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां से एक तरह से अपील की कि सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। डीएमके का उन्होंने उदाहरण दिया कि जब भी डीएमके साथ में चुनाव लड़ा कांग्रेस के, वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। तो क्या आम आदमी पार्टी के देखिए ऐसा है कि विपक्षी एकजुटता का एक आधार होना चाहिए। इस बात को हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पे कहा। जब उद्धव ठाकरे जी से भी मुलाकात हुई तब भी मीडिया के सामने आके कहा कि विपक्ष इस देश के लोगों को महंगाई से निजात कैसे देगा, बेरोजगारी से निजात कैसे देगा, महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुदृढ़ हो पाएगी, एक खाका क्या है विपक्ष के सामने इस देश को देने का, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का, पहले वो तय होना आवश्यक है। और बाकी इस समय जो चुनौतियां हैं, जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, गैस का सिलेंडर जिस हफ्ते मन होता है, जिस महीने मन होता है बढ़ा देते हैं, तो ये सारे प्रश्न हैं। आप बताइए, फ्री सिलेंडर देने की बात कही थी अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में, अभी ठीक होली के पहले उन्होंने तोहफा दे दिया, 50 रुपए घरेलू सिलेंडर महंगा हो गया, 350 रुपए कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया। तो इन लोगों की बातों और वादों का जो भरोसा टूटा है, एक तरफ वो मुद्दे हैं और दूसरी तरफ हमारे सामने क्या सपना है इस देश के लोगों के लिए, वो एक सपना, वो एक व्यू, वो एक विजन तैयार होना चाहिए और तब हम लोग विपक्षी एकता की बात करें, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी का और पार्टी का मानना है। संजय जी, G20 देशों के विदेश मंत्री आए हैं, चीन के भी आए हुए हैं, कांग्रेस विरोध कर रही है, आम आदमी पार्टी व्यापार और रिश्ता खत्म करने की कई बार मांग कर चुकी है चीन से। इस दौरे को, इस पूरे समिट को किस तरीके से देख रहे हैं चीन के? देखिए ऐसा है कि दोहरा रवैया मोदी जी की सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का चीन को लेकर रहता है। कभी तो इनके चेले निकल पड़ते हैं मैदान में, सामान का बहिष्कार करो, ये दुकान तोड़ेंगे, वो दुकान तोड़ेंगे। अरे भाई, कोई चीनी सामान बेच रहा है वो तो पैसा देके ला रहा है, तुमने खोला है मार्केट, वो तो भारतीय है बेचारा, उसने बैंक से लोन उठाए हैं दुकान खोलने के लिए, तो भाजपा के गुंडे उसकी दुकान तो तोड़ने पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके जो नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो चीन के प्रधानमंत्री को झूले पे घुमाते हैं, झूला झुलाते हैं, आओ झूला झुलाते हैं तुमको। तो ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। वो लोग हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार हैं, हमारी सीमाओं पर घुसपैठ करते हैं, उनके साथ हमारी सेना मुठभेड़ करती है, अपने जान हथेली पर रख के सीमा की सुरक्षा करती है। आप एक बार भी भारत की सीमाओं की सुरक्षा का विषय उनके सामने नहीं उठाएंगे और खाली उनको झूला झुलाएंगे, और आपके चेले जो है भाजपा के, वो चीनी सामानों का विरोध करने की नौटंकी करेंगे, तो ये बात तो ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। तो इसलिए
एक स्पष्टता के साथ अपना मत चीन के मुद्दे पर भारत की सरकार को रखना चाहिए।